दोस्तों, हमारे इंडियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट ने तो बहुत से इम्पॉसिबल मिशन को भी पॉसिबल करके दिखाया है, जिसे दुनिया का कोई और देश करने को छोड़िए सोच भी नहीं सकता। और इसी कड़ी में चंद्रयान 3 भी बहुत ही चर्चे में है, जिस पर हम एक सेपरेट वीडियो भी इसी सीरीज में लाएंगे। लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे भारतीय स्पेस एजेंसी के उस दौर के बारे में जिसके बारे में आप शायद ही सुने होंगे। एक ऐसा समय भी था जब बेंगलुरु के एक टॉयलेट को डेटा रिसीविंग सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया था और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण रॉकेट के पार्ट्स को बैलगाड़ी और साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। ये बड़ी ही हैरानी और गर्व की बात है कि ऑलमोस्ट ना के बराबर फैसिलिटीज होने के बावजूद भी हमारे साइंटिस्ट अपने इस पहले रॉकेट लॉन्च में पूरी तरह से सफल रहे थे। अब इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में हमारे साइंटिस्ट को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था और इस पूरी कहानी में चर्च का क्या रोल था, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही हमारे इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था यह भी जानेंगे। दोस्तों, 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए अभी सिर्फ 2 साल ही गुजरे थे और जिसके बाद से ही अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जबरदस्त कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें ये दोनों ही देश एक दूसरे से बेस्ट स्पेस एजेंसी और एक बेहतर स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। द स्टोरी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इसरो। और उस समय जब पूरी दुनिया की निगाहें इन दोनों देशों पर लगी हुई थी, तब हमारे इंडिया के फेमस फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर विक्रम साराभाई भारत का पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए परफेक्ट जगह ढूंढ रहे थे। और फिर काफी खोजबीन करने के बाद उन्होंने केरला के एक गांव थुम्बा को इस काम के लिए सेलेक्ट कर लिया। अब इस गांव की बात करें तो ये देखने में केरला के दूसरे फिशिंग विलेज जैसे बिल्कुल भी अलग नहीं था, लेकिन इस गांव में एक ऐसी खास बात थी जो कि इसे दूसरे गांव से अलग बनाती थी। असल में इस गांव में बना सेंट मैरी मैगडलीन चर्च बेहद ही खास था। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रॉकेट लॉन्च का भला चर्च के साथ क्या कनेक्शन। असल में दोस्तों, ये चर्च हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक इक्वेटर पर बना हुआ था। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें, मैग्नेटिक इक्वेटर पृथ्वी पर बनी एक ऐसी काल्पनिक लाइन है जो कि पृथ्वी के उन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करती है जहां मैग्नेटिक निडल का एंगल ऑफ डिप 0 होता है। और यह चीज साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द स्टोरी ऑफ एक्वायरिंग द चर्च। इसीलिए विक्रम साराभाई चर्च को एक्वायर करने के इरादे से अपने कुछ कलीग को लेकर वहां के बिशप डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा से मिलने पहुंचे। अब यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विक्रम साराभाई के उन कलीग में एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे। विक्रम सर बर्नार्ड परेरा के सामने अपनी पूरी बात रखी और अपने साइंटिफिक पर्पज के लिए उनसे उनके चर्च को मांगा, लेकिन सारी बात सुनने के बाद भी बर्नार्ड परेरा ने उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया और उन्हें अगले संडे होने वाले मीटिंग में इनवाइट करके डिसीजन को वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद संडे के दिन जब विक्रम साराभाई अपने कलीग के साथ में मीटिंग अटेंड करने के लिए चर्च में पहुंचे, तो वहां पर परेरा ने अपने धार्मिक उपदेश के दौरान ही इस पूरे मामले को चर्च में मौजूद सभी लोगों के सामने रख दिया। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपने बुक इग्नाइटिंग माइंड्स में इस पूरी इंसिडेंट को बड़ी खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है। कलाम सर के इस बुक के अकॉर्डिंग बर्नार्ड परेरा ने चर्च में खड़े होकर ये कहा कि मेरे बच्चों, मेरे साथ ये फेमस साइंटिस्ट हैं जो स्पेस साइंस और रिसर्च के काम के लिए इस चर्च और मेरे रहने की जगह को लेना चाहते हैं। साइंस हम इंसानों की लाइफ को बेहतर बनाने वाले सच की खोज करता है। तो बच्चों, क्या हम इन्हें इनके साइंटिफिक मिशन के लिए गॉड का ये पवित्र घर दे सकते हैं? परेरा की ये बात सुनकर विक्रम सर समेत उनके सारे कलीग शॉक रह गए थे और चर्च में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। असल में ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि बर्नार्ड परेरा इस बात को पब्लिक में ही अनाउंस कर देंगे। ऐसे में सभी साइंटिस्ट को ये डर लग रहा था कि धार्मिक मामला होने की वजह से लोग भड़क न जाए। एपीजे अब्दुल कलाम सर अपने बुक में लिखते हैं कि कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छाया रहा, जिससे वैज्ञानिकों को दंगा भड़कने के और भी ज्यादा आसार दिखने लगे। लेकिन थोड़ी देर शांत रहने के बाद पूरा चर्च आमीन की आवाज से गूंज उठा। यानी कि सभी लोगों ने ये चर्च हमारे देश के इन साइंटिस्ट को सौंपने की अनुमति दे दी थी। और दोस्तों, सिर्फ चर्च में मौजूद लोग नहीं बल्कि पूरे गाँव के सभी लोगों ने इस मिशन में अपना पूरा सहयोग दिया। दरअसल
दरअसल ये परमिशन मिलते ही सबसे पहले जरूरी पेपर वर्क निपटाए गए और फिर सिर्फ 100 दिनों के अंदर सभी गांव वालों को पास के ही एक नए गांव में रीलोकेट करके वहां पर उनके लिए एक नया चर्च भी बनवाया गया। इसके बाद से चर्च के बाहर गार्डन में इंडिया का पहला लॉन्चर बनाया गया और इस तरह से सेंट मैरी मैगडलीन के नाम से जानने वाला ये चर्च अब थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बन गया। कलाम सर के बुक के अकॉर्डिंग विक्रम सर और उनके साथी वैज्ञानिकों ने चर्च के प्रेयर रूम, लेबोरेटरी और बिशप के रूम को ज्वाइंट ऑफिस, कैटल शेड को स्टोरेज हाउस में बदल दिया। टू फेस मेनी डिफिकल्टीज एंड अकम्प्लिश हिज फर्स्ट मिशन। इस तरह से बेहद कम फंडिंग और ऑलमोस्ट ना के बराबर फैसिलिटीज होने के बावजूद भी इंडिया के यंग और पैशनेट साइंटिस्ट ने भारत के पहले रॉकेट लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में यहाँ पर कैंटीन तक की फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को हर रोज अपना खाना लेने के लिए अपनी साइकिल से थिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था। और आप ये भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि इंडिया के फर्स्ट रॉकेट नाइकी अपाची, जिसे कि नासा ने बनाया था, उनके पार्ट्स को लॉन्च पैड्स तक लाने के लिए भी साइकिल और बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल किया गया था। और 19 अप्रैल 1975 को फर्स्ट रॉकेट लॉन्च आर्यभट्ट के लिए बेंगलुरु के एक टॉयलेट को डेटा रिसीविंग सेंटर में बदल दिया गया था। हालांकि आखिरकार इन सभी मुश्किलों को पार करते हुए 21 नवंबर 1963 के दिन शाम के करीब 6:15 बजे नाइकी अपाचे रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया, जहां इंडिया का ये पहला ही रॉकेट लॉन्च पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। और सक्सेसफुल रॉकेट को लॉन्च के साथ ही हमारे इंडिया ने भी दूसरे बड़े देशों की तरह ही स्पेस में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। और फिर इसके बाद से इसरो ने जो अचीवमेंट हासिल किए हैं, आई थिंक वो सब बताने की जरूरत नहीं है। आगे चल के विक्रम सर को सम्मान देने के लिए थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सेंट मैरी मैगडलीन चर्च की मेन बिल्डिंग को एक स्पेस म्यूजियम बना दिया गया था, जहां पर इंडिया के फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग के इंस्पायरिंग स्टोरी को अनुभव किया जा सकता है। 22वें इंडिपेंडेंस के अवसर पर 15 अगस्त 1969 में इनको स्पार्क को मिल गया था एक नया रूप और जन्म हुआ था इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर हमारे वीडियो का एंड होता है। अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।